नाउ अभी हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ द हेड। सो द प्रोविजंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आर कवर्ड अंडर सेक्शन 22 टू 27। ठीक है, इन सेक्शंस में ये जो भी डेफिनेशन है इस हेड की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की 22 से 27 तक है। इनकम फ्रॉम हाउसेज, बिल्डिंग, बंगलोज, गोडाउन्स एक्सेट्रा इज टू बी कंप्यूटेड एंड असेस टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी इनकम है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग से, बंगलो से, गोडाउन से, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ठीक है, किसकी फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में जो आप रिसीव कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कोई भी इनकम हो, जैसे बिल्डिंग, लैंड, अपार्टमेंट, मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, लाइक गार्डन, गैरेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो भी बिल्डिंग से या उससे इनकम ड्राइव होगी वो सारी चीजें लेनी हमने। ठीक है, उनकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एनुअल वैल्यू। ठीक है, कि एनुअली वो कितना, मंथली हमने नहीं लेना, हमने एनुअली लेना कि कितना रेंट रिसीव कर रहे हैं। ऐसा एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड अपार्टमेंट है, जो भी है वो किसकी होनी चाहिए? एसएससी की ही उसके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे ये इसकी इनकम है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग हो गया कि हमने किसी को रेंट पे दिया और उसने किसी और को रेंट पे दे दिया आगे, उसी को हम सबलेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो ऑनर तो है नहीं है बंदा, वो खुद रेंट पे रह रहा है और उसने एक रूम किसी और को रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सबलेट करना आगे। ठीक है, तो वो उसके लिए जिसने रेंट पे दिया आगे सबलेट किया, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, क्योंकि ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट? सो इनकम फ्रॉम letting out a vacant land is chargeable to tax under the head income from other sources। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ए वेकेंट लैंड। ठीक है, कोई भी लैंड है अगर हमने वो दी है रेंट पे, ठीक है, उसको लेट आउट किया है। लेट आउट का मतलब है यहाँ पर रेंट पे देना, तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे। इनकम अर्न्ड बाय एसएससी हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा है जो एसएससी है, जो क्या कर रहा है? इसी का बिजनेस करता है। किसका? सिर्फ शॉप्स या बिजनेस हाउसेज को वो क्या करता है? रेंट पे प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं होगा वो, प्रॉफिट एंड गेन या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आएगा वो। ठीक है, नाउ नाउ सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर कौन कौन है? ठीक है, कि हम को बोल सकते हैं कि ये ऑनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का, डीम्ड ऑनर है। ठीक है, जैसे कि स्पाउस। अभी हमने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, स्पाउस को। ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे? वो एक्चुअल ऑनर नहीं है, वो कौन है? डीम्ड ऑनर है। ठीक है, माइनर चाइल्ड, किस केस में? माइनर चाइल्ड के केस में, स्पाउस के केस में हो सकता है, माइनर चाइल्ड के केस में हो सकता है, क्योंकि माइनर चाइल्ड है जो, वो ऑनर हो सकता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो ऑनरशिप है वो किसके पास होगी? फादर के पास होगी। ठीक है, इम्पार्टेबल स्टेट, कोई भी ऐसी स्टेट है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इम्पार्टेबल है, लेकिन उसका कोई और भी कौन है? हिस्सेदार है। ठीक है, स्पाउस है, कोई भी हो सकता है, तो उस केस में जो दूसरा बंदा है या बंदी है वो भी क्या होगा आपका? वो होगा डीम्ड ऑनर। ठीक है, नॉट एक्चुअल ऑनर। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उस केस में एक्वायर्स राइट विद रिस्पेक्ट टू ए प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का कोई राइट एक्वायर करना, लीज पे सपोज करो। ठीक है, तो लीज पे अगर हमने वो किया है तो वो एक्चुअल ऑनर नहीं होगा, वो कौन होगा? डीम्ड ऑनर होगा। ठीक है, अगर हमने लीज पे कोई चीज ली है तो ये 4-5 केसेस है जिसमें कि डीम्ड ऑनर हमने देखना होता है। नाउ एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जम्पशन कौन कौन सी है? राइट, सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, ये दिस इज एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, वो भी एग्जम्प्टेड है।
सेल्फ ऑक्युपाइड बट वेकेंट हाउस, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड है बट वेकेंट है। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकल अथॉरिटी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। अप्रूव्ड साइंटिफिक कोई रिसर्च एसोसिएशन है, उसकी जो इनकम, वहां से जो इनकम ड्राइव हो रही है वो भी क्या है, एग्जम्प्टेड है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी आपकी क्या है, एग्जम्प्टेड है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड। टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी क्या है, आपकी एग्जम्प्टेड है। नाउ हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, एनुअल वैल्यू। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है। देन लेस करेंगे हम उसमें से प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड बाय लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस हम पे करते हैं, क्या पे करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो वो भी आपके क्या है, यहाँ से माइनस करने हैं हमने, तो नीचे क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी हम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट इज, फिर हमने डिडक्शन करनी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। वो कितनी होती है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो भी आपका एनएवी निकलेगा ये वाला, इसका 30% हमने यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद क्या और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, ठीक है, कोई भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, किसके लिए, अगर लोन लिया है कोई हाउस बनाने के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड, वो भी माइनस होगा, डिडक्शन मिलेगी उसकी। सो नेट नीचे क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कुछ डिडक्शंस हो गई, और यहाँ पर ऊपर हमने पहले एनएवी निकालना, उसके बाद डिडक्शन देके फिर ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगा। ओके, अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंटल वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास एक्चुअल रेंट, ठीक है। सो एक्चुअल रेंट क्या है, इट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, राइट। नेक्स्ट इज रियल रेंटल वैल्यू। रियल रेंटल वैल्यू क्या हो गया, कि जब भी अगर ओनर क्या करता है, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सैलरी ऑफ गार्डनर, लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस चार्जेस, स्विमिंग पूल चार्जेस, सैलरी ऑफ गार्डनर, लाइटिंग, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर जब वो भी प्रोवाइड करता है, उनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल रेंटल वैल्यू। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो जो भी म्युनिसिपल जुडिक्शन में कोई भी हाउस आएगा, उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, म्युनिसिपैलिटी। फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू वो वैल्यू है जो कि हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव कर सकती है, ठीक है, इट इज द वैल्यू दैट अ हाउस प्रॉपर्टी कैन फेच। देन वी हैव स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है, रेंट कैसे फिक्स किया जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट। नाउ किसी किसी सीरीज में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, कहीं पर ये एप्लीकेबल नहीं है, जहां पर एप्लीकेबल है तो वहां पर हमने इसको कंसिडर करना है, जहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड रेंटल, जब ये सारी चीजें आपके पास गिवन होंगी, ठीक है, ये भी, तो हमने क्या निकालना उसके बाद, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, वो कैसे निकलेगा, इन सबको कंपेयर करके निकलेगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। अब एनुअल वैल्यू हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना पर, यहाँ पर एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी दो तरीके से कैलकुलेट होगी। दो केसेस होंगे आपके पास, एक तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगी जो हमने रेंट पे दी है, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी होगी, सेल्फ ऑक्युपाइड जो हमने खुद अपने पास रखी है, ठीक है। सो
जब ये होगी लेट आउट तो आपके पास बनेंगे ये केसेस, लेट आउट फॉर फुल ईयर एंड देयर इज नो वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी का मतलब हो गया हाउस वेकेंट, हाउस क्या है, वेकेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होगा कि हमने रेंट रिसीव नहीं किया है, रेंट नॉट रिसीव्ड, रेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। मीन्स ये वेकेंट नहीं है, यहाँ पर हमारा टेनेंट रह रहा है लेकिन रेंट नहीं रिसीव किया। लेट आउट एंड देयर इज वैकेंसी, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लेट आउट है और वहां पर वैकेंसी है, ठीक है। लेट आउट एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, लेट आउट एंड देयर इज बोथ वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट, एंड लास्ट में क्या, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। कुछ पार्ट के लिए हमने लेट आउट किया। सो अलग अलग केसेस पे एक क्वेश्चन देखेंगे हम। उसके बाद वैसे आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में है ओनली वन हाउस अंडर ओन ऑक्यूपेशन, मोर देन वन हाउस अंडर ओन ऑक्यूपेशन, इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ वन इज अंडर ओन ऑक्यूपेशन एंड अदर आर लेट आउट, ठीक है। मींस एक ही बिल्डिंग में कुछ पार्ट क्या किया हुआ है, लेट आउट है, ठीक है। ये लेट आउट है सपोज करो, और ये क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो उसको कैसे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर यूज किया है तो उस केस में कैसे हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। सो ये अलग अलग केसेस हैं, तो इन सभी केसेस का हमने देखना है। तो इन सब से क्या निकलेगा हमारे पास, नेट एनुअल वैल्यू क्या निकलेगी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर आ जाएंगे हम डिडक्शन के ऊपर, किसके ऊपर, डिडक्शंस के ऊपर। उसके बाद हमने देखी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सो लेट आउट के केस में और सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में। लेट आउट के केस में डिडक्शन कैसे देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये है कितनी आपकी 30% ऑफ NAV। दिस इज नथिंग बट 30% ऑफ NAV, जो नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा उसका 30%, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी कितना है वो वहां पर गिवन होगा आपको, क्या होगा, गिवन होगा कि आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी कितना करना, आपने कितना डिडक्ट करना है, राइट। नाउ सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, उसकी ट्रीटमेंट देखनी है हमने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ लेट आउट हाउस इज 30% ऑफ NAV, राइट, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज नील, राइट। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है लेट आउट के केस में कितनी है 30% ऑफ NAV, एंड इस केस में कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नील, राइट। क्योंकि जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसकी जो NAV है वो हम कितनी लेते हैं, हमेशा नील लेते हैं, ठीक है। तो इसका नील का 30% नील ही आएगा। नाउ दूसरा केस क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को कैसे, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो केसेस हो सकता है, पहले लेट आउट हाउस है, दूसरा सेल्फ प्रोवाइड हाउस है, ठीक है। अगर लेट आउट हाउस है तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, जो लोन का परचेज, कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर ऑफ हाउस, राइट। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो उस केस में दो केसेस बन सकते हैं हमारे पास, लोन टेकन बिफोर 1/4/1999, ठीक है। 1/4/1999 से पहले अगर लोन लिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1/4/99 के बाद लोन लिया है, ठीक है, उस दिन या उसके बाद लोन लिया। अगर ये उससे पहले लोन लिया है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है डिडक्शन की, 30,000। किसकी, इंटरेस्ट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट की। पर्पस क्या होना चाहिए उसका, परचेज, कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर, ठीक है। अगर लोन कब लिया है, उसके बाद लिया है, तो लिमिट देखो क्या है, मैक्सिमम लिमिट कितनी बन गई, 2 लाख। पर्पस परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, कंडीशन कंप्लीशन विद इन 5 years, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर, ओके। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख, लेकिन कंप्लीशन कब होनी चाहिए, 5 साल के अंदर, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा केस क्या है, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 30,000। पर्पस रिपेयर, यहाँ पर पर्पस क्या था, कंस्ट्रक्शन और परचेज, यहाँ पर है रिपेयर, ठीक है। सो 30,000 पर एनम जो है वो डिडक्शन ले सकता है, राइट।